स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चुलबुले से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा लेंदी है चैप्टर, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक ही वीडियो में, वन शॉट में, कम से कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर डिटेल तरीके से समझा दो। तो शुरू करें वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बेशक 2 की स्पीड में देख लेना, पर पूरी कर देना ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया कि बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है। एंटरप्राइज एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी फैक्ट्री या फिर फर्म होती है जहां पर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है जहां से क्या आता है, पैसा। तो वो होती है बिजनेस एंटरप्राइज। अब इसी बिजनेस एंटरप्राइज को क्लासिफाई किया हुआ है इन लोगों ने, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बिजनेस एंटरप्राइज को 3 चीजों में क्लासिफाई कर रखा है। वो 3 चीजें हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज, फिर है पब्लिक एंटरप्राइज और फिर है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। पहले ये देखो, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज वो होते हैं जैसे कि जब एक प्राइवेट कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी दोनों आपस में मिल जाते हैं ताकि वो एक कंटिन्यूअसली एक बिजनेस करे, इकट्ठे मिलकर एक बिजनेस करे, उसको कहते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, फिर आता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। वो कौन से होते हैं, जो कि गवर्नमेंट संभालती है। जैसे कि ये 3 टाइप के होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी आपकी। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। ओके, और अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि प्राइवेट एंटरप्राइज कौन से होते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज मैंने आपको ऊपर बताया कि या तो इन्हें कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल संभालते हैं, जो कि एक बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग बनते हैं। ठीक है, और ये 2 टाइप के होते हैं, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और एक कॉर्पोरेट फॉर्म। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में 3 टाइप के हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और तीसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, और कॉर्पोरेट फॉर्म में कौन से हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब ये 5 जो मैंने आपको नाम गिनवाए ना, इन 5 के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं अपने पहले वाले सोल प्रोप्राइटरशिप से। शुरू करें? ओके जी, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? वाओ, सारा बिजनेस, सारा प्रॉफिट मेरा होगा। मतलब इस नाम से ही समझ में आ रहा है, इस कथन से ही समझ में आ रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होगा। कि मतलब एक ऐसी बिजनेस होती है जिसको खुद ओन भी, फाइनेंस भी और कंट्रोल भी कौन करता है? एक सिंगल आदमी। ठीक है, एक सिंगल पर्सन होता है जो कि सब कुछ हैंडल करता है उस बिजनेस का, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, वो एक जने का होता है, उसको कहते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे मान लो किसी को ब्यूटी पार्लर खोलना है, ठीक है, किसी को केमिस्ट की दुकान खोलनी है, या फिर किसी को और हेयर कटिंग सैलून खोलना है, या फिर छोटे मोटे परचून की दुकान या फिर रिटेल शॉप्स वगैरह खोलनी है। तो इन सब चीजों के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर रहता है कि मतलब एक इंसान चाहता है कि यार मैं ही हैंडल करूंगा, मैं ही कंट्रोल करूंगा, जो पैसा लगना होगा मैं ही पैसा लगाऊंगा और उसका मालिक भी मैं ही बनूंगा। कोई इसमें मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, और अगर प्रॉफिट होगा तो भी मेरा, अगर लॉस भी होगा तो भी मेरा होगा। तो उस चीज के लिए क्या परफेक्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप परफेक्ट है। इसके फीचर्स देखो, सबसे पहले तो है कि एक ही इंसान इसका मालिक होता है, कंट्रोल भी वही करता है, वही एक सिंगल इंसान। ठीक है, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है कि इंसान अलग होता है और जो उसका बिजनेस होता है वो उससे अलग होता है। ठीक है, ये होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मालिक होता है या फिर उसका जो भी बिजनेस होता है वो दोनों एक ही माने जाते हैं। तो इसलिए नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि लीगली मतलब किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है बिजनेस और बिजनेसमैन में। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? जो ओनर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मान लो अगर बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो वही इंसान, अकेला वही इंसान उस लॉस का भुगतान करेगा, चाहे वो अपनी खुद की कैपिटल में से करे या फिर प्रॉफिट में से करे या फिर उसके घर में जितनी भी जमीन है उसको वो बेच के अपने कर्ज उतारे। तो उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद देखो, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। जैसे कि इस चीज को स्टार्ट करने के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए या फिर कुछ भी चीज करने के लिए आपको कोई भी लीगली कार्रवाई की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, एक ही इंसान जो है वो खुद ही रिस्क देखेगा और अगर उस रिस्क में से प्रॉफिट आता है तो वो खुद ही मैनेज करे उस प्रॉफिट को। ठीक है, अब मेरिट्स भी देख लेते हैं साथ साथ इसके क्या क्या मेरिट्स है। इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, जब मन में आई तब आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, जब मन में आई इसको बंद करना तब आप उसको बंद कर सकते हो। ज्यादा कोई एक्स्ट्रा इंसान तो होता ही नहीं, जिसने चालू किया है वही उसका मालिक होता है। तो वो खुद से ही जैसे उसके मन में है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, यानी कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि भाई हाँ मैंने ही चालू किया था, मैं ही बंद करूंगा और मेरे ही हिसाब से सब कुछ चल रहा है, तो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि
अगर कोई लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है, तो मैं ही ज़िम्मेदार हूँ उस लॉस की, अगर मेरा कोई अकेले का बिज़नेस है तो, ठीक है? नो लीगल फ़ॉर्मेलिटी, मैं अगर चालू करना चाहूँ एक बिज़नेस जैसे कि ब्यूटी पार्लर का, तो मुझे इसमें कोई लीगली कुछ इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं अपने आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ, ठीक है? अब मैं सोल रिस्क बियरर हूँ और प्रॉफिट रेसिपिएंट भी हूँ, मतलब मैं ही रिस्क झेलूँगी और मैं ही प्रॉफिट कमाऊँगी, तो ये मेरिट्स है इस चीज़ के। लिमिटेशंस क्या है? जैसे कि कभी-कभी क्या होता है भाई, कुछ भी आज के इस महँगाई के ज़माने में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले क्या चाहिए होता है? पैसा तो चाहिए ही होता है, ठीक है? अब भाई मैं अकेली इंसान हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मेरे को और पैसे देने कौन आएगा, ठीक है? चलो रिश्तेदारों से भी ले लिया, बट अगर एक और पार्टनर होता तो मिलके हम वो लगा लेते पैसा, लेकिन यहाँ पर पैसे की कमी थोड़ी हो जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। अब क्या होता है, मैं हर चीज़ में काबिल तो हो नहीं सकती, मेरे पास इतनी ज़्यादा मैनेजरियल एबिलिटी भी नहीं है, जिससे कि मैं अपने बिज़नेस को एक बहुत ही ऊँचे लेवल पे ले जाऊँ। सो इसलिए मैनेजरियल एबिलिटी की भी कमी होती है, तो हम एक्सपर्ट्स को भी हायर नहीं कर सके कि वो हमारे बिज़नेस के लिए अच्छे-अच्छे डिसीजंस लें, तो इस चीज़ की कमी हो जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ऑफ कोर्स सोल प्रोप्राइटरशिप को बेशक मुझे अपनी घर की ज़मीन भी बेचनी पड़ेगी, अगर मुझे अपना बहुत बड़ा कर्ज़ा उतारना पड़ गया तो इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ये और अनसर्टेन लाइफ है, मान लो अगर किसी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी डेथ हो जाती है, मैं अपना नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, ठीक है? तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली वो एक ही जना था उस बिज़नेस को सँभालने वाला, तो उसका बिज़नेस भी बंद हो जाएगा। और लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन की मतलब मैं ही एक जनी हूँ और मैं ही अपने बिज़नेस को कैसे फैलाऊँ, कैसे एक्सपैंड करूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी एक तरीके से लिमिटेशंस है, ठीक है? सूटेबिलिटी कहाँ होती है? मतलब ये सब कहाँ पे काम करती है सोल प्रोप्राइटरशिप? मान लो अगर हमें कस्टमर को बहुत अच्छे से गौर देना है, तो हम इस टाइप के बिज़नेस में सोल प्रोप्राइटरशिप काफ़ी है, ठीक है? और अगर मान लो गुड्स जो हैं वो नॉर्मल्स हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक है। और थोड़ी बहुत ही कैपिटल चाहिए, थोड़ी बहुत ही मैनेजरियल स्किल्स चाहिए, तब भी आप जैसे रिटेल स्टोर हो गया, फिर परचून की दुकान हो गई, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद कर सकते हो, तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप चल जाएगा। और उसके बाद जहाँ पर ज़्यादा रिस्क ना हो, जहाँ पर प्राइस जो है वो ऊपर-नीचे ज़्यादा ना जाए, जैसे कि स्टेशनरी शॉप में, तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है, ठीक है? अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्राइवेट एंटरप्राइज़ के टाइप की तरफ, जो कि है जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। ये वैसे कम हो गया आजकल इंडिया में, बट होता है, क्या होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस में, जैसे कोई जॉइंट फैमिली है, वो हमेशा से ही एक काम करते आ रहे हैं, तो उसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस कहते हैं। क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं ना फैमिली के, वो उस बिज़नेस का हिस्सा करते हैं, हिस्सा होते हैं वो, ठीक है? और उसके बाद क्या है, जो उस फैमिली का सबसे बड़ा इंसान होगा मतलब एज में, वो उस बिज़नेस को सँभालेगा और उसको बोलते हैं हम कर्ता। वो जो सबसे बड़ा इंसान होता है ना फैमिली का एज वाइज़ में, तो उसको हम बोलते हैं कर्ता, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट, ये जो बिज़नेस होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस, ये कौन गवर्न करता है? हिंदू लॉ के हिसाब से जितनी भी प्रोविजंस है, उसके हिसाब से बिज़नेस जो है वो चलता है, ठीक है? और जैसे मान लो उसी फैमिली ने किसी उसी फैमिली में अगर किसी का जन्म हो जाता है, फिर बर्थ हो जाता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप हो जाती है उसी बिज़नेस में, ठीक है? तो ये होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले फॉर्मेशन देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस को करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो होने चाहिए फैमिली के, है ना? और कुछ ना कुछ एंसेस्टर्स की यानी पूर्वजों की कोई ज़मीन वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह होनी चाहिए जिसमें आपकी हिस्सेदारी हो। मेंबरशिप बाय द बर्थ, अब ये क्या होता है, जैसे कि 2 सिस्टम है अगर आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस में शामिल होना है। पहला होता है दया भागा सिस्टम। दया भागा सिस्टम क्या होता है, ये वेस्ट बंगाल में होता है और यहाँ पे क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों को मेंबर बना दिया जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस में, ठीक है? और एक होता है मितक्षरा सिस्टम। मितक्षरा सिस्टम जो है वो पूरी इंडिया में चलता है और वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं चलता, सिर्फ मेल मेंबर्स को कोपेंसर्स बनाया जाता है। कोपेंसर्स क्या होते हैं, ये होते हैं हिंदू फैमिली के मेंबर्स, ठीक है? और ये इनके पास लीगल राइट होता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, मतलब जितने जो भी आपकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी होगी, जैसे ही आपका जन्म हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली हिस्सा हो जाता है उस प्रॉपर्टी में, ठीक है? तो ये होता है मिटक्षरा सिस्टम, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में प्रिवेल नहीं करता। इतना समझ में आया? ओके, लायबिलिटी क्या होती है, जो कर्ता होते हैं ना उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर कहीं पे बहुत ज्यादा कर्जा उतारना पड़ गया तो कर्ता को अपने घर की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, अपने हिस्से का कुछ देना पड़ेगा उस कर्ज को उतारने के लिए। लेकिन बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड इन द सेंस कि उनको इतना ज्यादा चुकाना नहीं पड़ता, ठीक है? जितना कर्ता को चुकाना पड़ता है, मतलब जितना कर्ता को कर्ज उतारना पड़ता है उतना उनको बाकी मेंबर्स को नहीं करना पड़ता, ठीक है? और कंटिन्यूटी क्या होता है,
अगर मान लो फैमिली में से किसी एक मेंबर की डेथ भी हो जाती है, तो मतलब बाकी उस बिजनेस को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो उनसे नेक्स्ट बड़ी एज का जो भी इंसान होगा वो उस बिजनेस को सँभाल लेगा, ठीक है? अगला है माइनर मेंबर्स, जो भी माइनर मेंबर्स होते हैं फैमिली के, जो छोटी-छोटी एज के होते हैं, जिनकी 18 साल की उम्र भी नहीं हो सकती, वो भी फैमिली बिज़नेस में जिनकी 18 साल की उम्र भी नहीं होती, वो भी फैमिली बिज़नेस में शामिल हो सकते हैं, ठीक है? अब इसके मेरिट्स देख लो कि मेरिट्स क्या-क्या हैं। पहला है इफेक्टिव कंट्रोल। जो कर्ता होता है वो बहुत अच्छे-अच्छे डिसीजंस ले लेता है, क्योंकि उसी के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होती है, तो इफेक्टिव कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूड बिजनेस एक्जिस्टेंस। क्या होता है अगर मान लो किसी की डेथ भी हो जाती है, जैसे कर्ता की डेथ हो जाती है, तो उनसे नेक्स्ट जो बड़े इंसान होंगे फैमिली में, वो उस बिजनेस को संभाल लेंगे, ठीक है? अगला है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं घर के, कर्ता को छोड़ के बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है? तो ये एक राहत की सांस देता है कि बाकी पूरे फैमिली को सफर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कर्ता को ही सफर करना पड़ेगा। अगला है सीक्रेसी। सीक्रेसी क्या होता है कि कर्ता के पास ही सारे डिसीजंस होते हैं, सारी सीक्रेसी होती है, तो आराम से मेंटेन हो जाता है। लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, यहाँ पे क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा बेटर कोऑपरेशन और लॉयल्टी होती है, क्योंकि घर के ही मेंबर्स होते हैं जो कि बिज़नेस को रन करते हैं, ठीक है? लिमिटेशंस भी होती है। भई हर चीज़ की अगर मेरिट्स है तो लिमिटेशंस भी होंगे। लिमिटेशंस क्या है? एक तो भाई कम कैपिटल होती है, क्योंकि जो पैसे की दिक्कत है वो तो आती ही आती है हर चीज़ में, ठीक है? क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बहुत कम-कम पैसा होता है। और लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता, मतलब कि कर्ता के ऊपर ही सारा बोझ रहता है कि अगर हम कर्ज़े में फँस भी गए तो सारा सब कुछ मुझे ही निपटाना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है? उसका कोई सहपाठी या फिर सहयोग वाला नहीं होता कि हम भी आपकी हेल्प कर देंगे कर्ज़ उतारने में। मेन जो है कर्ता ही होता है, ठीक है? डोमिनेंस ऑफ द कर्ता, कर्ता जो बिज़नेस को मैनेज करता है, हैंडल करता है। कभी-कभी जैसे दूसरे घर के बोले कि नहीं आपको इस तरीके से करना चाहिए, कोई वैल्यूएबल एडवाइस दे, तो कर्ता जो है वो इग्नोर कर देता है कि नहीं तुम्हारा बेकार है डिसीजन, मैं जो कह रहा हूँ वही बेटर है। तो कभी-कभी वो इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं कि ये तो हमारी बात सुनते ही नहीं, इस तरीके से। नेक्स्ट है हैस्टी डिसीजन। कभी-कभी क्या होता है, कर्ता के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है ना भाई, इतने बड़ा बिज़नेस सँभाल रहे तो ओवरबर्डन तो हो ही जाता है, ठीक है? तो क्या होता है, कभी-कभी वो बेकार डिसीजंस भी ले लेता है जल्दबाज़ी में, या फिर बर्डन या फिर प्रेशर के कारण, ठीक है? प्रेशर के कारण। नेक्स्ट होता है अनलिमिटेड मैनेजरियल स्किल ऑफ कर्ता। अब कर्ता के पास इतनी ज़्यादा मैनेजरियल स्किल्स होती नहीं है, तो इसलिए वो बिज़नेस को इतने ज़्यादा टॉप के लेवल पे नहीं लेके जा पाते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप क्या होता है कि भाई 2 या फिर 2 से ज़्यादा जने मिलके पार्टनर्स बन के और एक पार्टनरशिप फर्म चालू कर देते हैं, ठीक है? एक बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि 2 और मोर पर्सन हू एग्री टू कैरी सम बिज़नेस एक्टिविटी, 2 या 2 से ज़्यादा इंसान जो है वो एग्री कर लेते हैं कि हाँ भाई हम सारे मिलके ये काम करेंगे, बिज़नेस करेंगे, उसको हम पार्टनरशिप कह देते हैं, ठीक है? इसके फीचर्स क्या हैं? 2 या 2 से ज़्यादा इंसान हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो है, अगर कोई बैंकिंग का बिजनेस है तो 10 हो सकते हैं, और अगर कोई बैंकिंग से अलग बिजनेस है तो 20 मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में। एग्रीमेंट क्या होता है कि मतलब अगर 2-3 जनों ने फैसला कर लिया कि ठीक है हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, तो एक एग्रीमेंट होता है, या तो ओरल करवा लो या फिर रिटन करवा लो, वो मर्जी है आपकी, ठीक है? अगला होता है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस क्या होता है कि लॉ से रिलेटेड होता है, थोड़ा बहुत इसमें कानून वानून होते हैं, ठीक है? अगला है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। जितने ज्यादा लोग होंगे उन सभी को हक है कि वो डिसीजन ले अपना, ठीक है? अगर हम 3 लोग हैं, कोई भी 3 लोग हैं, तो मेरा भी डिसीजन लेने का हक है, उसका भी डिसीजन लेने का हक है, और उसका भी, क्योंकि इक्वल है, सबका इक्वल है। तीनों ने मिलकर काम किया तो सब अपना डिसीजन जो है वो रख सकते हैं, ठीक है? अनलिमिटेड लायबिलिटीज, जितने भी मेंबर्स काम करेंगे उन सभी की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर कल को बिजनेस में बहुत बड़ा सा लॉस हो जाता है तो क्या होगा कि सारे के सारे अपना घर वर बेचेंगे या फिर जमीन बेचेंगे, कुछ भी करेंगे XYZ, लेकिन बिजनेस में जो लॉस हुआ है या फिर जो कर्जा है वो सभी को भरना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे होता है। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है कि मतलब सारे के सारे आपस में मिलके म्यूचुअली काम करते रहते हैं अपने गोल के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी। मान लो अगर किसी भी एक की डेथ हो जाती है, कुछ भी इंसॉल्वेंसी हो जाती है किसी भी एक पार्टनर के साथ, तो उस फॉर्म को इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि कैपिटल कम आएगी, है ना? इस तरीके से होता है। और मेरिट्स देख लेते हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है ना वो बहुत ईजी होती है, उसको खोलना या फिर बंद करना इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है? अच्छा, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब 3 जने मिल गए, तीनों जगह से पैसा आएगा और बिजनेस भी काम करेगा। जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा बिजनेस रन करेगा। तो लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है। बैलेंस डिसीजन, तीनों की सलाह लेके, 3 पार्टनर है तो तीनों की सलाह लेके एक बढ़िया सा डिसीजन निकाला जाता है कि अब हम इस डिसीजन पे काम करेंगे, तो
बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। मान लो एक जना नहीं है, 3-4 जने हैं, वो सभी जो है वो रिस्क झेल लेंगे। तो इससे क्या होता है, बारी-बारी से रिस्क झेलेंगे ना, तो जो मेन पर्सन होता है या फिर एक पार्टनर के ऊपर पूरा प्रेशर नहीं होता, सभी वो प्रेशर जो है वो बाँट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है सीक्रेसी। अब सीक्रेसी जो है वो ईज़िली मेंटेन हो जाती है, क्योंकि इन लोगों को कोई भी फाइल या फिर रिपोर्ट पब्लिश नहीं करवानी होती या फिर गवर्नमेंट को नहीं दिखानी होती कि हमारा बिज़नेस कैसा चल रहा है, तो सीक्रेसी मेंटेन हो जाती है। अब इसकी भी लिमिटेशंस है, क्या-क्या लिमिटेशंस है वो देख लेते हैं, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, अब क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, कम नंबर्स ऑफ पार्टनर है, ठीक है। सो अब जैसे कि हमें गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप में, तो आप जो है वो 20 मेंबर शामिल हो सकते हो। तो 20 से ज्यादा मेंबर हम पार्टनरशिप में नहीं शामिल हो सकते, तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कम है, ठीक है। कैपिटल भी कम आएगी या फिर जितनी भी मशीनरी वगैरह वो भी कम आएगी, तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जितने भी पार्टनर्स है उन सभी को भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई भी लॉस हो जाता है या फिर कोई भी इंसॉल्वेंसी हो जाती है बिजनेस के साथ, तो सभी के सभी कर्जा हो जाता है, तो सभी के सभी पार्टनर्स को कुछ ना कुछ करना होगा उस कर्जे को उतारने के लिए, ठीक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मान लो अगर किसी की डेथ भी हो जाती है पार्टनरशिप फर्म में, तो बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है उस पार्टनर की तरफ से, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब क्योंकि इन लोगों को अपनी रिपोर्ट जो है वो किसी को दिखानी नहीं पड़ती, ना गवर्नमेंट को दिखानी पड़ती, ना किसी और को दिखानी पड़ती, तो इनके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो ये इसकी लिमिटेशंस है। अब पार्टनरशिप थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब मेनली जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो पार्टनरशिप से ही आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। कई टाइप के पार्टनर्स होता है, 5-6 टाइप के, तो देख लेते हैं। एक होता है जनरल और एक्टिव पार्टनर। जनरल और एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है कि सच पार्टनर टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, कि ऐसे पार्टनर जो है ना वो फर्म के मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, हर चीज में वो आगे रहते हैं, उनको हम जनरल या फिर एक्टिव पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर कौन सा होता है, वो क्या करता है, जितने भी फर्म के मैनेजमेंट के काम है उसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करता, उसने अपने पैसा लगाया होता है शेयर्स में, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह किया होता है उसने मैनेजमेंट में, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, वो अपने बिजनेस में हिस्सेदारी लेता है, पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, लेकिन सीक्रेटली, ठीक है। वो बताता नहीं किसी को भी कि मैं इस फर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। ओके, नॉमिनल पार्टनर कौन सा होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ अपना नाम और गुडविल जो है वो फर्म किसी दूसरी फर्म के नाम कर देता है, और ना तो उसने पैसा लगाया होता उस फर्म में, ना ही उसने कोई प्रॉफिट लिया होता, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, बस अपना नाम और गुडविल जो है वो दूसरी फर्म को दे दी होती है। नेक्स्ट होता है पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होता है, ही इज वन हु बाय हिज वर्ड। एक ऐसा इंसान जो कि अपने शब्दों में ही कह देता है कि शायद, मतलब दुनिया को बता देता है कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, और एक्चुअल में वो उस कंपनी का पार्टनर जो है वो होता नहीं है, तो होता है पार्टनर और पार्टनर बाय स्टोपल। अगला क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसमें क्या होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में, ही इज द वन हु इज फॉल्सली, वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि जिसको गलती से डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये हमारी कंपनी का पार्टनर है, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है, और उसको भी पता है कि वो इस कंपनी का पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को एग्री नहीं करता कि मतलब मना नहीं करता कि नहीं नहीं मैं इस कंपनी का पार्टनर नहीं हूँ। वो ये जानता है कि वो उस कंपनी का पार्टनर नहीं है, बट फिर भी वो इस चीज से मना नहीं करता, ठीक है। तो उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अब हम बात करते हैं माइनर एज अ पार्टनर। माइनर कौन होता है भाई, जिसकी उम्र जो है 18 साल से कम होती है, वो माना जाता है माइनर, समझ गए। तो क्या पार्टनरशिप में, जैसे हमने जॉइंट इन फैमिली बिजनेस में देखा था कि माइनर भी फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन क्या पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा हो सकता है कि माइनर जो है वो हिस्सेदारी ले सकता है? द आंसर इज नो। कि जिसकी भी एज जो है वो 18 ईयर्स से नीचे है, तो वो क्या करेगा, वो मतलब घुस नहीं सकता पार्टनरशिप में, लेकिन अगर बाकी सारे पार्टनर्स को मना ले, राजी कर ले, तो वो पार्टिसिपेट करने का उसको मौका देते हैं, ठीक है। एंड ही कैन नॉट बी आस्क्ड, उसको ये नहीं कहा जाता कि अगर हमारी कंपनी को या फिर अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस हो गया तो आप भी उस लॉस का भुगतान करोगे। उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट की जाती है उसके थ्रू, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता उस मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की। यहाँ पर देखो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के हिसाब से भी पार्टनरशिप दो टाइप की होती है, एक पार्टनरशिप एट विल और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है कि कोई अपनी काबिलियत पे उस पार्टनरशिप में घुस रहा है, तो होती है पार्टनरशिप विल, ठीक है। अब क्या होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यहाँ पर क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का काम है कोई,
उस काम को करने के लिए, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक पार्टनरशिप फॉर्म बन रही है, तो उसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर द पीरियड टू एकम्प्लिश अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के आधार पर भी दो टाइप की पार्टनरशिप होती है, एक जनरल पार्टनरशिप और एक लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप कौन सी होती है? द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, इज लिमिटेड एंड जॉइंट। तो जनरल पार्टनरशिप में जितनी भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो वो लिमिटेड होती है, मतलब जितना उन्होंने उस पार्टनरशिप फॉर्म में पैसे लगाया होता है उतना ही वो उसी के थ्रू वो कर्जा उतारेंगे, इस टाइप से। और लिमिटेड पार्टनरशिप का क्या होता है कि लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, कि एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, बाकी सारे पार्टनर्स की जो है वो लिमिटेड होगी लाइबिलिटी। और इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपकी ईजीनेस के लिए ये लाइबिलिटी के बारे में लिखा है कि लिमिटेड क्या होती है और अनलिमिटेड क्या होती है इन टर्म्स ऑफ वर्ड। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ओनर लाइबिलिटी फॉर डेब्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट दे पुट इनटू द बिजनेस। कि मान लो मैं हूँ, एक और है, और मैं हूँ और मेरी दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हम तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बना रही, ठीक है। तो क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है कि मान लो मैंने भी कुछ पैसा लगाया, मेरी इस फ्रेंड ने भी कुछ पैसा लगाया और मेरी इस फ्रेंड ने भी कुछ पैसा लगाया, और मान लो कल को हमारे ऊपर थोड़ा सा कर्ज हो जाता है, डेब्ट हो जाता है, तो हमने जितना जितना पैसा लगाया था ना उसी पैसे से फिर हम उस कर्ज को उतारेंगे, ये होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, इट मीन्स द बिजनेस ओनर लाइबिलिटी फॉर डेब्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट दे पुट इनटू द बिजनेस, ठीक है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? द बिजनेस ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, कि जो बिजनेस का ओनर होता है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर उसके ऊपर कर्जा हो गया, डेप्ट हो गया, तो चाहे वो अपने घर को बेचे या फिर अपनी प्रॉपर्टीज को बेचे या फिर कहीं से भी पैसा लेके आए, वो लेकिन उसी को वो कर्ज उतारना पड़ेगा, वो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो उसके लिए, तो ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है। जब 2 या फिर 20 लोग पार्टनरशिप में आ रहे होते हैं तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, या फिर ओरली भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टैम्प भी लगी होती है और इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि बिजनेस का नाम क्या है, उस बिजनेस की लोकेशन या फिर एड्रेस क्या है, क्या कितना टाइम हो गया बिजनेस को चलते चलते, कितने एक एक पार्टनर ने पैसे लगाए थे, कितना वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं आपस में, ठीक है। और उसके बाद कितनी सैलरी है हर एक पार्टनर की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर, ये आप 12th के अकाउंट्स में सीखोगे फर्स्ट चैप्टर में। और उसके बाद ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, की हर पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज है, और भी काफी सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए। तो देखो, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप का आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहता है। कल को मान लो कुछ भी गुस्ताखी हो गई पार्टनरशिप फॉर्म में, तो किसी को केस करना पड़ गया, तो अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना, या फिर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, किसी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, चाहे वो किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म की बात हो गई या फिर आपकी खुद की पार्टनरशिप फर्म की बात हो गई, या फिर किसी पार्टनर के अगेंस्ट एक्शन लेना है या फिर केस लड़ना है, तो वो भी नहीं कर सकते जब तक आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई हुई है आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ड्राइंग बताना कैसी लग रही है, ठीक है, ये मैंने खुद बनाई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? मतलब इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, थोड़ा बहुत ये अगर चिंदू बिंदु सब प्रॉफिट आ जाता है तो ये आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि खुद आपस में काम करते हैं। मान लो इन सारे लोगों की सेम थिंकिंग है कि भाई फार्मर्स जो है ना काफी ज्यादा परेशान हो रखे हैं, तो हम सारे मिलकर क्या करेंगे कि फार्मर्स की जितनी भी परेशानियां हैं उनका हल करने की कोशिश करेंगे। इन सभी लोगों की ये सोच है, तो इन लोगों ने एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, ठीक है। फिर मान लो यही लोग हैं, एक अलग टाइप के लोग हैं, इन लोगों ने देखा कि यार बहुत सारे लोगों को घर लेने में दिक्कत आती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो घर ले लें, तो हम उन लोगों के लिए काम करें जिन लोगों को कि हम उनको घर प्रोवाइड करवा सकें। ऐसी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है, इतना समझ में। अब देखो फीचर्स, देखो वॉलंटरी एसोसिएशन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका क्या मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी कॉमन थिंकिंग है कि हमें इस विषय में काम करना चाहिए, वो लोग आपस में मिल जाते हैं
और वो जॉइन भी कर सकते हैं, और अगर मान लो उनको वो कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़नी हो तो वो प्रॉपर नोटिस देके वहां से जा भी सकते हैं। ठीक है, लीगल स्टेटस, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दे देगा। मतलब जो मेंबर है वो तो अलग है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक खुद की अलग बॉडी बन जाती है, तो होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब जो लाइबिलिटी होती है ना पार्टनर्स की, वो लिमिटेड होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। मान लो जैसे कि जितनी भी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट करी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो जितनी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट करी थी उसी हिसाब से उनकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल क्या होता है कि जो भी मैनेजिंग कमेटी होती है ना उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो अपने हाथ में मैनेजमेंट रखती है, वो ही कंट्रोल करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है। और ये मैनेजिंग कमेटी कैसे बनती है, लोग बाग वोट करते हैं कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी है वो कौन कौन बनेगा, तो वोट के थ्रू ये मैनेजिंग कमेटी फॉर्म होती है। नेक्स्ट होता है सर्विस मोटिव। इनका ज्यादा प्रॉफिट कमाने का इरादा नहीं रहता है, इनका बस हेल्प करने का मोटिव ज्यादा रहता है। ठीक है, बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट के कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट रूल्स मानने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, मान लो अगर प्रॉफिट हो गया तो वो डिविडेंड की फॉर्म में, फिर बॉन्ड्स की फॉर्म में बढ़ जाता है मेंबर्स के बीच में। इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या मेरिट्स है। एक्सरसाइज ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या होता है, इट कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम 10 मेंबर्स, मिनिमम 10 मेंबर से स्टार्ट हो सकता है, और बस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वो मैंने आपको बता ही दिया। स्टेबल एग्जिस्टेंस हो जाती है कि मान लो अगर किसी मेंबर की डेथ भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलती रहेगी इस तरीके से। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, अब क्या होता है, मिडिल मैन जो होते हैं ना उसका वो चला जाता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी ही पूरी मदद कर देती है। जिसकी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरी हेल्प करती है और मिडिल मैन का एलिमिनेशन हो जाता है, तो इकोनॉमी जो है वो काफी स्टेबल रहती है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जैसे सब्सिडीज दे देती है, टैक्स चार्ज कम कर देती है, इंटरेस्ट रेट पे लोन भी दे देती है, लो इंटरेस्ट रेट पे। और सोशल यूटिलिटी क्या होती है कि जैसे काफी लोगों की मदद हो जाती है, तो सोशल या फिर सामाजिक एकता जो है वो बनी रहती है। इस तरीके से सोशल यूटिलिटी भी होती है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या क्या है इसके, वो देख लेते हैं। एक तो कैपिटल इतनी ज्यादा है नहीं, ठीक है, पैसे की कमी हो जाती है। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, अब इतने ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होती कैसे कैसे बिजनेस चलाना चाहिए, सोसाइटी चलानी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होती, तो इनएफिशिएंट बिजनेस हो जाते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलते, ना ज्यादा रिवार्ड मिलते, तो मोटिवेशन की कमी हो जाती है कि हमें अच्छा करना चाहिए। लैक ऑफ सिक्योरिटी, इनको जो है वो पूरी सोसाइटी को बताना पड़ता है या फिर पूरे गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हम क्या क्या चाहते हैं, तो सीक्रेसी जो है मेंटेन नहीं कर पाते। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट जो है वो पूरा कंट्रोल रखती है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, तो बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में होते हैं, तो हर कोई इंसान अलग अलग जगह से आया होता है, तो हर एक इंसान के अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं। तो इससे क्या होता है, कोई कहता है कि नहीं ऐसे करो, कोई कहता है नहीं ऐसे करना चाहिए हमें, तो इससे क्या होता है मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। अब इसके टाइप्स भी पढ़ लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कैसी कैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये लोग जो है वो कंज्यूमर्स का, जो कस्टमर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। क्या होता है कि मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि थोड़ा ज्यादा प्राइसेस में चीजें बेचा करता है। तो ये क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना उनसे डायरेक्ट सामान लेके और अपने कस्टमर्स को बेच देते हैं रीजनेबल प्राइसेस में। तो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम। ठीक है, सीधा मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से लेके सामान और अपने कस्टमर्स को दे देते हैं रीजनेबल प्राइसेस पे। नेक्स्ट होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ये स्मॉल प्रोड्यूसर, अब जैसे जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनका छोटा मोटा काम होता है, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं ये लोग। जैसे मान लो उन लोगों को रॉ मटेरियल नहीं मिलता, तो ये लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं रीजनेबल प्राइसेस पे। ठीक है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कैसी सोसाइटी होती है, जैसे कि कोई मार्केटिंग फंक्शन हो गया, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ठीक है, पैसे का हो गया, पैकिंग हो गया, गार्डिंग ग्रेडिंग हो गया, मार्केटिंग रिसर्च हो गया। तो वो क्या करते हैं, ये लोग अपने मेंबर्स को मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा हेल्प करते हैं और अच्छे प्राइस पे ये
ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जैसे कि फार्मर्स जो है आपस में, बहुत सारे फार्मर्स आपस में मिल जाते हैं, सारे फार्मर्स एक दूसरे को थोड़ा बहुत लोन प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, ठीक है, और मशीनरीज लेके आते हैं, बेटर क्वालिटी के सीड्स लेके आते हैं और मॉडर्न टेक्निक यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल हो। तो ये होती है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के आपस में मिलके सारे जो है वो एक तरीके से क्रॉप्स उगाते हैं ताकि कम से कम पैसा लगे, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप हो गए, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप हो गया और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट होता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। मान लो अगर किसी को पैसे चाहिए, मनी लेंडर्स का तो केस आपने सुना ही, कितने ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं ना। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को। एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है हाउस को अवेल नहीं कर पाते, उनके पास खुद का घर नहीं होता, तो इनका मेन एम होता है कि लोगों को घर प्रोवाइड करना, वो भी कम से कम इनकम में या फिर कम से कम प्राइस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ओनर भी होते हैं, प्रॉफिट के लिए मेनली चलती है। इस कंपनी के खुद के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग उन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड को खरीद के अपनी मेंबरशिप उस कंपनी में ले सकते हैं। इसके फीचर्स क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के, द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड टेंड द कंपनी एक्ट। अब ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ना, इसको रजिस्टर करवाया जाता है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। अब क्या होता है, अगर किसी भी कंपनी ने कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर नहीं करवाया तो वो कंपनी मानी नहीं जाएगी, वो एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकती वो कंपनी। और इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब कंपनी अलग होती है, कंपनी का ओनर या कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं, तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस जैसे मान लो कोई भी बड़ी कंपनी है, वो लोग अपनी कंपनी की सील लगाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कंपनी का जो ओनर है उसकी सील चल रही है, कंपनी की सील चल रही है। उसके बाद देखो परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चीज की डेथ हो जाए, किसी भी इंसान की डेथ हो जाए, लेकिन कंपनी चलती रहेगी सालों साल, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जितनी भी मेंबर्स काम करते हैं उस कंपनी के अंदर, उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। उसके बाद देखो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल क्या होता है, मैनेजमेंट जो होता है ना, वो जनरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर जो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके हाथ में मैनेजमेंट रहता है, वही कंट्रोल करते हैं। मेरिट्स देख लो, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी है हर एक इंसान की, जो भी मेंबर्स का, जो भी कंपनी का मेंबर है, जैसे मान लो किसी ने शेयर लिया हुआ इस कंपनी का और उस शेयर की जो वैल्यू है वो घट जाती है, तो उसको हल्का सा ही लॉस बॉन्ड करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पूरी कंपनी का लॉस वही भुगतान करेगा, ऐसा नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जो शेयर्स है वो बड़े आसानी से बढ़ जाते हैं पब्लिकली, तो वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। और परपेचुअल एग्जिस्टेंस यही होता है कि मान लो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होती, अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, कंपनी जो है चलती रहती है, ठीक है। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, आप क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगता है कंपनी के अंदर उसको चालू करने के लिए, उसके बाद शेयर्स के थ्रू भी पब्लिक का पैसा उस कंपनी में लग जाता है, तो कंपनी जो है वो खुद को एक्सपैंड करने का काम करती रहती है, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब कंपनी जो है उसके अंदर इतना ज्यादा पैसा लगा होता है तो वो अफोर्ड कर सकती है बहुत सारे प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को, जिससे कि कंपनी का काफी ज्यादा मुनाफा हो जाता है। लिमिटेशंस क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के, वो देख लेते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज, एक तो कंपनी को चालू करने के लिए हद से ज्यादा फॉर्मेलिटीज के थ्रू गुजरना पड़ता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लैक ऑफ सीक्रेसी, एक तो कंपनीज को ना जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी चीज उसकी होते हैं, एनुअल रिकॉर्ड्स है, वो सब पेश करने पड़ते हैं पूरे वर्ल्ड को, तो सीक्रेसी जो मेंटेन नहीं रह पाती, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन, अब क्या होता है, ओनरशिप एंड कंट्रोल क्या होता है, मेनली जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो अपर मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, वो ही ज्यादातर डिसीजन ले पाते हैं उस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है कि मोटिवेशन कम हो जाता है, ठीक है, लोगों का कि हमारा तो कोई काम ही नहीं है, इस तरीके से लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, अब क्या होता है, जो अपर मैनेजमेंट होती है वो ही ज्यादातर डिसीजन लेती रहती है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी होती है, तो यहाँ पर अच्छे से डिसीजन लिया भी नहीं जाता और बहुत लेट डिसीजन लिया जाता है। पॉलीग्राफिक मैनेजमेंट क्या होता है, जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सब कुछ मैनेज करते हैं, कंट्रोल भी, डिसीजन मेकिंग भी, और सब कुछ वही मैनेज करते हैं। तो क्या होता है, पर्सनल इंटरेस्ट जो होता है और बाकी के जितने भी शेयर होल्डर्स और कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी राय नहीं ली जाती, तो इसलिए कंपनी जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती इस केस में, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। दो टाइप की कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी होती है जिसको गवर्नमेंट हैंडल करती है, और प्राइवेट कंपनी जिसको इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैंडल करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम पता लगाते हैं, ठीक है।
प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मेंबर्स होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और इसके अंदर मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितने भी हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कंपनी के अंदर लोग जो हैं उनको मतलब खुलेआम पब्लिक के आगे बोला नहीं जा सकता कि आओ आओ शेयर्स ले लो, डिबेंचर्स ले लो, ऐसा खुलेआम नहीं होता। लेकिन पब्लिक कंपनी खुलेआम जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आ जाओ हमारी कंपनी के शेयर्स या फिर डिबेंचर्स ले लो। उसके बाद प्राइवेट कंपनी में जो ट्रांसफर होता है ना शेयर्स का, मतलब लिक्विडिटी जो होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब हो जाते हैं ट्रांसफर बट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो शेयर्स है वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ना 3-4 स्टेजेस होते हैं, तो अभी हम वो आगे पढ़ेंगे कि कितने स्टेजेस होते हैं। तो जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है ना, तो प्राइवेट कंपनी जो होती है वो तब से स्टार्ट कर सकती है अपनी कंपनी। लेकिन एक पब्लिक कंपनी को सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। लास्ट सर्टिफिकेट होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, जब उसको वो मिल जाएगा तब कंपनी, पब्लिक कंपनी जो है वो चल सकती है, ठीक है। उसके बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी तो उसको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको अपने नाम के पीछे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम कैपिटल होती है प्राइवेट कंपनी की, वो होती है 1 लाख की, 1 लाख से कोई भी कंपनी चालू हो जाती है। और यहाँ पर मिनिमम कैपिटल जो है पब्लिक कंपनी की वो होती है 5 लाख की, 5 लाख से कोई भी जो कंपनी है पब्लिक कंपनी वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वही सारी चीजों के बारे में कि कंपनी को शुरू करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अब कंपनी को फॉर्म करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। वो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज या फिर वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनी स्टार्ट हो सकती है। पहला होता है प्रमोशन का, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन का, तीसरा होता है कैपिटल सब्स्टिट्यूशन का, और चौथा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो इन चारों चीजों के बारे में अब हमें डिटेल में पढ़ना है कि क्या क्या चीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी को तो ये सिर्फ ये पहले 2 स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। यहाँ तक अगर वो स्टेप पूरे कर लेती तो अपनी चालू कर सकती है, ठीक है। ओनली फर्स्ट 2 स्टेप्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसको पूरे स्टेजेस के 4 स्टेजेस के बीच में चारों स्टेजेस को पूरा करना होता है, तब एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रमोशन क्या होता है। ओके, सो प्रमोशन का मतलब होता है कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। की मान लो हमें कोई भी एक अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाती है कि भाई हाँ इस चीज का स्कोप आ रहा है मार्केट में, इस चीज के ऊपर हमें काम करना चाहिए, तो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना कि हाँ ये वाला बिजनेस सही रहेगा, और उसके लिए हम काम करते रहे, उसको एक इनिशिएटिव ले, डिसीजन लेके हाँ हमें कंपनी बनाने चाहिए, उसको हम प्रमोशन कहते हैं, ठीक है। अब प्रमोशन करने के क्या स्टेप होते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी कि हमें किस चीज के ऊपर कंपनी खोलनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज आप पहले करो, कौन सा नया प्रोडक्ट या फिर कौन सी नई सर्विस मार्केट में लानी चाहिए, पहले आप वो सोचो। उसके बाद आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे कि वो चीज हमारे लिए सही रहेगी, कितना क्या पैसा लगेगा, कितना क्या इकोनॉमिक फैसिलिटीज, या फिर पूरी रिसर्च कर लोगे आप कि आपने जो प्लान सोचा है उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर लो उसको स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद जैसे ही आपने अपनी कंपनी का नाम सोच लिया कि मुझे अपनी कंपनी का नाम ये रखना है, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हो रजिस्ट्रार को, ठीक है, कि आप कि मेरी कंपनी का जो नाम है उसको अप्रूवल कर लो। फिर प्रमोटर्स जो है उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह भी हायर करने होते हैं। क्यों उसे हायर करना पड़ता है कि जनरली जब भी आप कोई कंपनी सेटअप करते हो ना, तो 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एमओयू होता है, एओए होता है, प्रोस्पेक्टस होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इन चीजों को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ठीक है। एक डायरेक्टर होता है जिसको आपको हायर करना पड़ता है, वो आपका एमओयू जो है वो साइन करता है। नेक्स्ट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल्स है जो आपके कंपनी में काम करेंगे, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, ऑडिटर्स वगैरह, वो आपको हायर करने होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं जो कि रजिस्ट्रार को आपको हैंड ओवर करने होते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि एमओयू, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सो वो चीज आपको बनानी पड़ती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन। यहाँ तक पब्लिक कंपनी भी आती है और प्राइवेट कंपनी भी आती है। इनकॉर्पोरेशन क्या मतलब होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जब भी आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हो अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, तब वो इनकॉर्पोरेशन का जो स्टेप है वो पूरा हो जाता है। अब क्या क्या स्टेप होते हैं इनकॉर्पोरेशन के, वो देखो। सबसे पहले तो प्रमोटर्स जो है उनको एक इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन सेंड करनी होती है अपनी कंपनी के, किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को। उसके बाद उनको एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे कि एमओए, एओए और ऑथोराइज्ड कैपिटल
कैपिटल की स्टेटमेंट, प्रपोज डायरेक्टर का कंसेंट और ये सब चीज़ें उनको सेंड करनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। फिर क्या होता है, रजिस्ट्रार को फीस भी पे करनी पड़ती है आपको, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी करनी पड़ती है सबमिट। फिर जैसे ही रजिस्ट्रार जो है वो आपकी कंपनी के हर डॉक्यूमेंट को, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेंड किए हैं ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही वो वेरीफाई कर लेंगे तो आपकी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में लिख लेंगे कि ऐसी ऐसी कंपनी है, ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना देता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, बोर्ड सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। और इस सर्टिफिकेट के बिना एक प्राइवेट कंपनी जो है वो चालू नहीं हो सकती। तो यहाँ तक प्राइवेट कंपनी को स्टैंड बाय करने के लिए यहाँ तक ये प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, यहाँ तक एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो है खुल सकती है। अब पब्लिक कंपनी का काम इसके आगे भी होता है। पब्लिक कंपनी को तीसरा स्टेप होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। अब यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक कंपनी जो है वो डायरेक्टली एक अपनी पब्लिक से पैसा इशू करवा सकती है विद द हेल्प ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स या फिर शेयर की हेल्प से पब्लिक कंपनी पैसा उठवा सकती है पब्लिक से, और इसके लिए उनको प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ेगा, और उस प्रोस्पेक्टस के अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लिखी होती है। अब क्या होता है कि कैसे कैसे एक पब्लिक कंपनी मतलब कैसे पब्लिक से फंड्स रेज कर सकती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेबी का अप्रूवल चाहिए। सेबी का अप्रूवल क्या होता है, सेबी जो होता है वो स्टॉक मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी जाके जो एक पब्लिक कंपनी है या फिर एक गवर्नमेंट कंपनी है वो लोगों से शेयर्स या फिर डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स की फॉर्म में पैसा ले सकती है, ठीक है। फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसके बाद प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर शेयर की हर चीज लिखी होती है उस शेयर के रिलेटेड। तो उसके अंदर वो प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी को, पब्लिक कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है, वो उसके थ्रू ही पब्लिक जो है वो शेयर्स वगैरह खरीदती है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, क्या होता है कि एक पब्लिक कंपनी को फिर क्या करना पड़ता है, बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है जिनको एप्लीकेशन मनी मिले। ब्रोकर्स जो होते हैं वो पब्लिक को करवाते हैं, मतलब पब्लिक को कहते हैं कि एनकरेज करते हैं कि आप इस कंपनी के शेयर खरीद के देखो, आपको मुनाफा जरूर मिलेगा, तो होते हैं ब्रोकर्स। नेक्स्ट होता है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो होते हैं कि मान लो किसी भी पब्लिक ने शेयर्स वगैरह नहीं खरीदे तो अंडरराइटर्स जो होते हैं वो उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, और अंडरराइटर्स को कुछ कमीशन भी मिलता है शेयर खरीदने का। तो वो होते हैं, उन लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है एक पब्लिक कंपनी को। नेक्स्ट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेबी कहता है कि अगर ठीक है तुम कोई भी पब्लिक कंपनी, अगर आपको पब्लिक से पैसा लेना है इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, तो आप हमें ये गारंटी दो कि आपके 90% शेयर्स तो बिकने ही चाहिए। मान लो आप 100 शेयर्स निकाल रहे हो मार्केट में पब्लिक के लिए, तो उसमें से 90% कितना हो गया, 100 का 90, तो आपके 90 शेयर्स तो बिकने ही बिकने चाहिए। अगर 89 में बिके तब आप 30 दिनों के अंदर अंदर अपने सारे एप्लीकेंट्स को या फिर शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न कर दोगे, मतलब कि 90% जो है आपके शेयर्स बिकने ही बिकने चाहिए। तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का आपको देखना है। फिर एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनको आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि हम जो है अपने जो स्टॉक्स है वो बेचना चाहते हैं पब्लिक को, तो आप हमारी कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर कर लो। नेक्स्ट होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, जिन लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उनको एक अलॉटमेंट लेटर लिख के देना कि आपने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं इस तरीके से। एंड जितने भी शेयर होल्डर्स के नाम है और एड्रेस जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा स्टेप एक कंपनी को चालू करने का। अब हम आते हैं चौथे पे, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। उसके बाद जैसे ही अगर मान लो पब्लिक कंपनी को एक बिजनेस करना होता है तो उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट चाहिए होता है, ताकि वो एक कंपनी की तरह काम कर सके। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को सिर्फ पहले के 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं, लेकिन एक पब्लिक कंपनी को आगे के 2 स्टेप्स भी करने होते हैं। तो अगर पब्लिक कंपनी को एग्जिस्टेंस में आना होता है तो उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके। अब यहाँ पर उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि एक डिक्लेरेशन चाहिए कि हमारे 90% शेयर्स जो बिकने चाहिए। एक ऐसी डिक्लेरेशन चाहिए कि सारे डायरेक्टर्स को कैश में पे किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक ऐसी डिक्लेरेशन या फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी उसको साइन करके देगा। तो ये सारी चीजें, जब ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो वो सबमिट हो जाते हैं तब एक पब्लिक कंपनी को क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। इतना समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो गया कि
सारे के सारे ये जो 4 स्टेप्स हैं वो पूरे हो गए। अब इन 4 स्टेप्स को पूरा करने के बाद हमारी एक पब्लिक कंपनी जो है वो सेटअप हो सकती है। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है? पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। ये एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है और कोई भी कंपनी बिना इसके स्टैंड बाय नहीं कर सकती या फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो एमओयू जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड करती है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लक्ष्य है, ठीक है? और कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, अनलिमिटेड है या फिर लिमिटेड है, और कैपिटल क्लॉज की कितने वो पैसा शेयर से उठाती है, कितने उसके पास खुद के पैसे हैं, इस तरीके से वो कैपिटल क्लॉज उसमें लिखा होता है। अगला होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए। एओए क्या होता है कि हमारी कंपनी के अंदर जितने भी मैनेजमेंट के लोग काम करते हैं उनके रूल्स, उनके लिए रूल्स लिखना, कंपनी के अफेयर के लिए रूल्स लिखना, ठीक है? मतलब जो भी इंसान कंपनी के अंदर काम करते हैं उन कंपनी के ड्यूटीज, राइट्स, पावर्स वगैरह उनके रूल्स जो है एओए में लिखे रहते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एओए के अंदर लिखी रहती हैं, इनको आप रीड करो कि कितनी शेयर कैपिटल का अमाउंट है, कितने शेयर्स हैं, मतलब शेयर्स अलग अलग शेयर के लिए कितने ज़्यादा कैपिटल है, उसके बाद शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का प्रोसीजर, कैसे शेयर सर्टिफिकेट इशू होंगे, और फॉरफिट एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें एओए में शेयर से रिलेटेड लिखी रहती है। नेक्स्ट होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जो है तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जो है वो शेयर आपने बांटना चाहती है पब्लिक के अंदर, ठीक है? तो वो होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि कंपनी का नाम क्या है, कहाँ पर वो रजिस्टर है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने शेयर्स वो बेचना चाहती है, हर शेयर की क्या वैल्यू है, कितने वो प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, हम 90% शेयर जो है हमें बेचने ही बेचने हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर ये सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है? और कभी कभी क्या होता है, देखो, स्टेटमेंट इज ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या चीज होती है, कभी कभी एक पब्लिक जिसने शेयर कैपिटल उठाई हुई है लोगों से, लोगों के शेयर्स के थ्रू पैसा लिया हुआ है, कभी कभी ये डिसाइड किया जाता है कि वो पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक का कैपिटल पैसा नहीं यूज करे, क्योंकि उसको बाद में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार, मेरा तो काम ना प्राइवेटली हो जाएगा, मेरे को जो है फंड जो है कहीं और से अरेंज हो जाएंगे, मुझे कंपनी के मतलब मुझे लोगों के पैसे की अब ज्यादा जरूरत है नहीं। तो क्या करते हैं कि रजिस्ट्रार जो होता है ना कंपनी का, उसको एक स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं। उस स्टेटमेंट का क्या नाम है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर इन कर लेना, ठीक है? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो उस स्टेटमेंट में ये लिखा होता है कि जितने भी पब्लिक का पैसा है ना वो अब हमें नहीं चाहिए, वो वापस कर दिया जाएगा और हमारा जो काम है वो प्राइवेटली हमें कैपिटल मिल जाएगी। तो वो चीज़ होती है, ठीक है? अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमें कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चुननी चाहिए। ये लास्ट टॉपिक है कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप चुननी चाहिए या फिर हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी बनानी चाहिए, पार्टनरशिप में जाना चाहिए, या फिर हिंदू फैमिली बिजनेस में जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए? तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर मान लो कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ फैक्टर्स है। अगर जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप चुनते हो तो वहाँ पर कॉस्ट भी कम लगेगी और इजीली सेटअप भी हो जाएगा। वहीं पर कंपनी को बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। कैपिटल कंसिडरेशन, वही सोल प्रोप्राइटरशिप को कम पैसा चाहिए होता है, कंपनी को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। अच्छा, और पार्टनरशिप में भी कम पैसा चाहिए होता है। नेचर ऑफ द बिजनेस, मान लो अगर आपका बिजनेस कोई ब्यूटी पार्लर का है, सैलून का है, तो उसमें तो आप खुद भी काम कर सकते हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप कोई बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी बिजनेस की, तो कंपनी चाहिए उस चीज के लिए। डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी इंसान का मन है कि वो खुद ही अपने बिजनेस पे राज करे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक है। और उसकी जगह पार्टनरशिप या फिर कंपनी नहीं होनी चाहिए अगर वो खुद ही डिसीजन लेना चाहता है। लायबिलिटी ऑफ डिग्री ऑफ रिस्क, अब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, पार्टनरशिप जो है वो रिस्की होते हैं, तो इस चीज़ में रिस्की का बताया है। तो ये कुछ आपके चैप्टर के कंटेंट से आए। नो, थोड़ा सा चैप्टर लेंदी हो गया, बट मैंने आपको पूरा डिटेल में सारा का सारा चैप्टर पढ़ा दिया है। एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड एक सेकेंड, ये जो आप इतने अच्छे अच्छे नोट्स देख रहे हो मेरे, इतने अच्छे अच्छे ड्राइंग्स के, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लेना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।